जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनके आगमन के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। प्राचीन काल से ही भारत तथा यूरोप के व्यापारिक संबंध कायम रहे थे। कब से? प्राचीन काल से, जिसमें प्रारंभिक तौर पर ग्रीक तथा रोमन व्यापार शामिल था। भारतीय समृद्धि ने यूरोपियों को आकर्षित किया और वहाँ भारतीय वस्तु यथा मसाले, रेशम, नील, सूती और वस्त्र आदि की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी। कहाँ पर? आपका यूरोपीय मार्केट में। यही कारण है कि पूर्व तथा पश्चिम के बीच में जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वह सदा लाभदायक मानी जाती है। तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम कोई भी व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो हमेशा लाभदायक ही माना जाता है, मतलब सरप्लस माना जाता है। परंतु मुसलमानों तथा ईसाइयों के बीच हुई धर्म युद्ध में बिजेंटियन साम्राज्य धराशायी हो गया। किसके बीच में? ईसाइयों के बीच में जो धर्म युद्ध हुआ था मुसलमान और ईसाइयों के बीच में, उसके चलते जो बिजेंटियन साम्राज्य है वो क्या हो गया? धराशायी हो गया। 1453 ईस्वी में कुरुस्तुनिया का पतन हो गया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र अरब व्यापारियों के नियंत्रण में आ गया। क्लियर? इसका परिणाम स्वरूप यूरोपीय व्यापारियों का जो पूर्वी विश्व से प्रत्यक्ष संबंध था वह अब खत्म हो गया। एशियाई क्षेत्रों में व्यापार पर अरब व्यापारी तथा यूरोपीय क्षेत्र के व्यापार पर इटली के व्यापारियों का कब्जा हो गया। एशियाई क्षेत्र के व्यापार पर अरब व्यापारियों का और यूरोपीय क्षेत्र के व्यापार पर इटली के व्यापारियों का कब्जा हो गया, जो कि पहले सिर्फ यूरोपियों का था। अब यूरोप के अन्य क्षेत्रों के व्यापारियों को इटली के व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। किसके? यूरोप के अन्य क्षेत्र के व्यापारियों को इटली के व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। उस समय पूर्व के वस्तुओं को मांग यूरोप में व्यापक स्तर पर थी, खासकर जो मसाले की आवश्यकता है मांस को सुरक्षित रखने में की जाती थी। इटालियन व्यापारियों से यह अत्यधिक उच्च मूल्य पर प्राप्त किया जाता था। स्वाभाविक रूप से यूरोपीय देश में इटालियन व्यापारी एकाधिकार के प्रति प्रतिक्रिया हुई और भौगोलिक अन्वेषण एवं नई दुनिया की खोज की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। इसमें बताना ये चाह रहा है कि जो इटालियन व्यापारी थे वह अत्यधिक उच्च मूल्य पर जो वस्तु है वो प्राप्त किया करते थे, जिसके स्वभाव रूप से जो यूरोपीय देश है उनका इटालियन व्यापारियों के जो एकाधिकार था उसके प्रति प्रतिक्रिया हुई और नई दुनिया की खोज के लिए लोग प्रोत्साहन मिला। क्योंकि अगर मोनोपोली हो जाएगी तो मार्केट में आपको सही रेट नहीं मिलेगा। यूरोपीय भौगोलिक अन्वेषण के कारण, जो यूरोपीय भौगोलिक अन्वेषण थे उसके क्या क्या कारण थे? पहला, कुस्तुनिया के पतन के पश्चात पूर्व में एशिया से संपर्क टूट जाना। दूसरा, पूर्व की वस्तुओं की भारी मांग परंतु मसाला के व्यापार पर इटली का एकाधिकरण था। तीसरा, सामंती ढांचा टूटने से नए राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ था। चौथा, महत्वाकांक्षी शासकों द्वारा वाणिज्यवादी नीति को प्रोत्साहन दिया गया और वाणिज्यवादी नीति का बल कीमती धातुओं के संग्रह तथा निर्यात के प्रोत्साहन पर था। पांचवा, पुनः जागरण के प्रभाव स्वरूप भौगोलिक खोजों तथा वैज्ञानिक अन्वेषण को बल मिला। पुनः जागरण के प्रभाव स्वरूप जो भौगोलिक खोज हैं
और वैज्ञानिक अन्वेषण है उनको क्या मिला? बल मिला। नेक्स्ट, प्रोस्टेट आंदोलन के कारण धार्मिक उत्साह से प्रेरित रोम कैथोलिक तथा प्रोस्टेट दोनों अपने मान्यता के प्रसार के लिए इच्छुक थे। नेक्स्ट, यूरोपीय अर्थव्यवस्था के दृढ़ होने के परिणाम स्वरूप पूरब से आने वाली विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग धीरे धीरे बढ़ गई। लास्ट, नौ परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी विकास तथा एस्ट्रोलैब दिशा सूचांक यंत्र, जिसे हम कंपास कहते हैं, इसका विकास हुआ, जिससे नौ परिवहन गतिविधियों में तीव्रता मिलने लगी, क्योंकि इससे आप डायरेक्शन को ईजिली मेजर या फाइंड कर सकते हैं। भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया की पहल पुर्तगाल तथा स्पेन के राजतंत्रों द्वारा की गई। इसका परिणाम था सर्वप्रथम अमेरिका की खोज। जब नौ परिवहन गतिविधियों में तीव्रता आने लगी, उसके चलते पुर्तगाल और स्पेन के जो राजतंत्र थे उनके द्वारा भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, और इसका परिणाम सबसे पहले अमेरिका की खोज देखने को मिलता है। क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इटालियन नाविक जिसने स्पेन की रानी आसाबेला का समर्थन प्राप्त हुआ था। किसे? इटालियन नाविक था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने सन 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगाया था। बाद में पुर्तगाली नाविक ने अफ्रीका के पश्चिम तट से भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इस क्रम में बार्थोलोमिया डियाज ने उत्मासा अंतरिक्ष की खोज की। किसने? बार्थोलोमिया डियाज ने उत्मासा अंतरिक्ष की खोज की तथा आगे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट कालीकट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट। वास्को डी गामा के कालीकट आगमन के साथ भारत तथा यूरोप के बीच संबंधों का नया अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और भारत के पश्चिमी तट कालीकट में ये पहुंचा था। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं कि वास्को डी गामा जो फर्स्ट पर्सन था जो कालीकट पहुंचा था, उसका रास्ता अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं, यहाँ से ये इस फॉर्म से यहाँ पे आना, यहाँ पे केप टाउन है, ये आपका अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ से होते हुए ये आपका कहाँ गया? कालीकट गया। ठीक है, तो वास्को डी गामा का ये रूट है जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा एरो के फॉर्म में। क्लियर? आगे बात करते हैं। भारत में पुर्तगाली आगमन। भारत में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे जिनका नेतृत्व वास्को डी गामा कर रहे थे, जो सन 1498 ईस्वी में कालीकट अब कोझिकोड पहुंचे थे। तो भारत में कदम रखने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा सन 1498 में। ठीक है, और जहां ये पहुंचे थे वो जगह था कालीकट, अब उसे कोझिकोड कहते हैं। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के पश्चिम तट पर वाणिज्य बंदरगाहों का निर्माण किया, क्योंकि वह पहले भारतीय मसाला व्यापार के लिए आकर्षित हुए। तो पहले भारतीय मसाला व्यापार के लिए आकर्षित कौन हुए थे? पुर्तगाली व्यापारी। कालीकट के सम्राट जमोरिन सुमथ्री दूसरी और यूरोपीय इरादों के बारे में अनजान थे। तो जो जमोरिन थे कालीकट के सम्राट, वह यूरोपियों के इरादों के बारे में क्या थे? अनजान थे। मालाबार तट पर
अच्छा व्यापार करने वाले अरब व्यापारी चिंतित थे और वह नहीं जानते थे कि पुर्तगाली वहां पर भी पैर जमा लेंगे। वास्को डी गामा ने 3 महीने भारत में बिताए थे। जब वो भारत आया था तो 3 महीने उसने भारत में बिताए थे। जब वह पुर्तगाल लौटा तो वह अपने साथ बड़ी मात्रा में कीमती वस्तुएं लेकर गया था। उसे यूरोपीय बाजार में उच्च लाभ पर उसने बेच दिया। काली मिर्च के व्यापार तक सीधी पहुंच के महत्व को इस तथ्य से उजागर किया गया था कि यूरोपीय लोगों को मुस्लिम बिचौलियों के माध्यम से समान मात्रा में काली मिर्च खरीदने के लिए 10 गुना अधिक भुगतान करना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि काली मिर्च का डिमांड कितना ज़्यादा था यूरोप के मार्केट में, कि वहाँ पे लोग जो मुस्लिम बिचौलिया थे उनके माध्यम से सामान खरीदा करते थे और उन्हें 10 गुना अधिक भुगतान करना पड़ता था। पेड्रो ऑल्वारेस कैब्रल मसालों के व्यापार के लिए एक अभियान पर निकले। कौन? पेड्रो ऑल्वारेस कैब्रल। उसने समझौते के लिए बातचीत की और कालीकट में एक कारखाने की स्थापना की थी। सितंबर 1500 ईस्वी में वह वहाँ पे उतरा। ठीक है। स्थानीय लोगों द्वारा जब कालीकट में पुर्तगाली कारखानों पर हमला किया गया तब एक युद्ध हुआ जिसका परिणाम स्वरूप कई पुर्तगाली मारे गए। तो स्थानीय लोगों के द्वारा जब कालीकट में पुर्तगाली कारखानों पर हमला हुआ था तो इस हमले में बहुत सारे पुर्तगाली मारे गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैब्रल ने बंदरगाह में तैनात कई अरब वाणिज्य जहाज़ों को जब्त कर लिया और उनके चालक दल के सैकड़ों सदस्यों को मार डाला था। किसने? कैब्रल ने। और इसके साथ ही साथ उनके माल को इकट्ठा करने वाले जहाज़ों को भी नष्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इस पर क्या किया था? हमला किया था। कैब्रल कालीकट पर आक्रमण कर दिया। कैब्रल बाद में कोचीन और कन्नौज के स्थानीय राजाओं के साथ अनुकूल अनुबंधों पर बातचीत करने में सफल रहा। तो कहाँ के राजा? कोचीन और कन्नौज के जो स्थानीय राजा थे उनके साथ अनुकूल अनुबंध पर बातचीत करने में ये सफल रहा। कौन? कैब्रल। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत वापस लौटा था। जमोरिन ने पुर्तगालियों को अरब व्यापारियों के पक्ष में बाहर करने से इनकार कर दिया था। तो बाहर करने से इनकार कर दिया था किसने? जमोरिन ने। वास्को डी गामा ने कन्नूर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। तो वास्को डी गामा ने कहाँ पर एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था? कन्नूर में। कालीकट, कन्नूर और कोची धीरे धीरे प्रमुख पुर्तगाली वाणिज्य केंद्र बन गए। तो प्रमुख वाणिज्य केंद्र, पुर्तगाली वाणिज्य केंद्र कौन कौन से बन गए थे? कालीकट, कन्नूर और कोचीन। क्लियर? आगे बात करते हैं भारत में पुर्तगाली राज्य। वास्को डी गामा के आगमन के 50 वर्षों के भीतर भारत के कई तटीय क्षेत्र पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ गए थे। पुर्तगालियों ने गोवा के आसपास के तट का लगभग 60 मील का हिस्सा ले लिया था। कहाँ पे? गोवा का। उन्होंने 4 प्रमुख बंदरगाहों और सैकड़ों कस्बों एवं गांवों के साथ साथ बम्बे से दमन एंड द्वीप, पश्चिम तट के एक छोटे से हिस्से और गुजरात तक पहुंच गए थे। कौन? पुर्तगाली। वे पुर्तगाली मैंगलोर, कन्नौज, कोची एवं कालीकट सहित दक्षिण में समुद्री गढ़ों तथा वाणिज्य बंदरगाहों की एक श्रृंखला रखते थे, जबकि मालाबार में उन्हें प्रभुत्व की पुख्ता नहीं किया गया था।
नहीं किया गया था, फिर भी ये मसाला उगाने के लिए देश को नियंत्रित करने वाले स्थानीय राजाओं पर प्रभाव और नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करते थे। तो पुर्तगालियों को प्रभुत्व की पुख्ता नहीं दी गई थी, उन्हें मसाला उगाने की पावर नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी जिस क्षेत्र में मसाला उगते थे उनके राजाओं पर इनका प्रभाव और नियंत्रण होता था। किसका? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का अगर प्रशासन की बात करें, पुर्तगालियों के प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले आएगा वायसराय। कौन? वायसराय। उनके सचिव और अंत में एक परिषद की सहायता से 3 साल तक सरकार का नेतृत्व किया। तो जो वायसराय होते थे वह सचिव और अंत में एक परिषद की सहायता से 3 साल तक सरकार का नेतृत्व किया। वैडोर दा फजेडा। वैदोर दा फजेडा आय, कार्गो एवं बड़े प्रेषण के प्रभारी महत्व में आगे स्थान पर हैं। फिर आता है आदित्य। आदित्य अफ्रीका से चीन तक गढ़ों को कमांडरों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिन्हें आदित्य द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिनके प्रभाव को संचार समस्याओं के कारण बढ़ाया गया था और व्यक्तिगत लाभ के अक्सर इसका उपयोग किया जाता था। किसका? आड़तिया का। ठीक है। अब सबसे पहले गवर्नर कौन कौन थे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो पुर्तगालियों का प्रशासन है ये पाठ हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।